बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, लास्ट वीक ट्विटर की जानिब से एक पोल हुआ जिसपे तमाम ऐसे कैप्टन जिन्होंने एज ए कैप्टन प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दी उनका पोल होता है। उसमें नुमाया जो नाम थे, वो जो कंपटीशन होता है उसमें हमारे कैप्टन इमरान खान और विराट कोहली के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है। इमरान खान जो है वो 47% वोट लेके पहले नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे विराट कोहली 46% के साथ सेकंड नंबर पे रहते हैं और तीसरे नंबर पे AB डिविलियर्स होते हैं और चौथी जो थे वो ऑस्ट्रेलियन वीमेन कैप्टन थी। जब भी कोई पाकिस्तानी किसी स्पोर्ट्स के अंदर अचीवमेंट लेता है तो ओबियसली ये बहुत बड़ी प्राइड की बात होती है। आज हमारा शो भी बड़ा एक्सक्लूसिव और बड़ा ही ज़बरदस्त शो होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। इनका तारुफ करवाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, क्रिकेट के अंदर हमेशा स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो ऑलराउंडर होते हैं, उनकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है। पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है वो ओबियसली हमारी जो पहचान बनी वो फास्ट बॉलिंग थी, बट ऑलराउंडर भी जो हमने मोस्टली देखे वो फास्ट बॉलर होते हैं, बट स्पिनिंग ऑलराउंडर बड़े कम हमारे पास अवेलेबल थे। उसमें 2-4 बड़े प्रोमिनेंट नाम हैं। आज जो गेस्ट हैं वो भी उसी हवाले से है। इनकी जो बेहतर सबसे नुमाया चीज़ जो थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा बहुत पसंद है, वो ये है कि ये अपने बैटिंग के साथ भी जो पाकिस्तान को मैच जितवाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी रिकग्निशन है जो कि रिसेंट पास के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। उसके अलावा जो गेम अवेयरनेस है इनकी, वो शायद पाकिस्तान के अंदर बहुत कम क्रिकेटर्स हैं जिनके अंदर वो सेंस है, जो अवेयरनेस है जो इनके अंदर मौजूद है। शायद इसी वजह से इनको प्रोफेसर भी कहा जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली आप सब पहचान के होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हफीज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया, इट्स रियली ऑनर कि आप आए। अच्छा हफीज़ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्ट्रेट अवे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने इस साल बनाया, क्रिटिक्स बात कर रहे थे एज ज़्यादा हो गई है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन आपने उनको आंस जो किया वो बड़ा ही ज़बरदस्त क्या किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। सबसे पहले इसके वाले से बताइए, क्या थॉट आई आपके माइंड में? नहीं, आप कुछ भी करने, जब आप ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ सोच के तो किया नहीं जाता, लेकिन ये था कि ऑब्वियसली जब मैं टीम में वापस आया 2019 के एंड में और जो 20th का स्टार्ट था जी बांग्लादेश सीरीज़ में, मुझे जब रिकॉल किया गया फॉर द T20 सीरीज़, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसे चल रही थी, लोगों की एक राय बनती है और मैं हमेशा उस राय को पॉजिटिव लेता हूँ और उस राय को अगर वो गलत हो, मुझे लगे कि वो गलत हो, तो मैं परफॉर्मर से उसको गलत साबित करता हूँ। बिल्कुल। तो सारा कैरियर ऐसे गुजरा, जब स्टार्टिंग फ्रॉम 2003 या इवन 99 में जब मैंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, तब भी लोगों को का ये ख्याल था, उस वक्त के लोगों का जो उस वक्त मेरी एसोसिएशन में थे, कि ये फर्स्ट क्लास का अच्छा प्लेयर साबित नहीं होगा। अच्छा। तो वो चैलेंजिंग एटीट्यूड हमेशा से मेरे अंदर मौजूद था। उसी को लेके आज भी एक चैलेंजिंग एटीट्यूड के साथ ही मैंने 2020 खेला पूरा साल और कोशिश की हर दिन अपनी स्किल्स के इन्हेंसमेंट के लिए, क्योंकि मैंने ख़ुद ये नोट किया ओवर द इयर्स और स्पेशली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स कि वाइट बॉल क्रिकेट में पार हिटिंग और आपकी जो रेंज हिटिंग है वो बढ़ चुकी हुई है। ये क्वेश्चन तो मैंने पूछना था कि ऐसी क्या इनोवेशन आई कि आप एक अच्छे टाइमर, तो शुरू से ज़बरदस्त टाइमर के तौर पे तो आप जाने जाते हैं, बट जो पावर हिटिंग का एक फिनोमेना हमने देखा 1.5-2 साल के अंदर जो यंगस्टर से एसोसिएट होता है, आप तो सबको पीछे छोड़ गए और जो परफॉर्मेंस के साथ आपकी एवरेज रही इस साल के अंदर 82 की माशाल्लाह एवरेज, ये एक कैसे थॉट आई आपकी? इरफान भाई, ओवर द इयर्स मैंने अपनी लाइफ के अंदर इन्हेंसमेंट की है स्किल्स की, क्योंकि मैं 2003 में जब मैंने पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेला, उस वक्त की रिक्वायरमेंट ओपनर की डिफरेंट थी। ठीक। फिर 2010 के अंदर डिफरेंट आई, 2015 में डिफरेंट थी। तो मैं ओवर द इयर्स अपने आप को अपडेट करता रहा, अपग्रेड करता रहा, जो भी मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक। बिल्कुल। इसीलिए शायद मैं आज भी 2020 2021 के अंदर आके भी मैं compete कर रहा हूँ जो इस वक्त की प्रोडक्ट है। बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हर शख्स को अपने स्किल इन्हेंस करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जगह पे आके रुक जाते हैं तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होती। बिल्कुल। तो यही सोच लेके मैंने ओवर द ईयर्स देखा कि क्यों हम लोग 260, 270, 280 की टीम है वनडे में, क्यों दूसरी टीम में 325, 340, 350, इवन 400 तक वो करते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल। लाइक उनकी जो कंसिस्टेंसी है टू रीच दिस मार्क इज़ वेरी डिफरेंट देन अस। हम किसी एक मैच में 300 करते हैं। तो जो मुझे वजह समझ आई वो सिर्फ यही थी कि हम लोगों के, हमारे जो बैट्समैन है उसमें पार हिटिंग एक मिसिंग पार्ट है। ठीक बात। तो मैंने डेवलप किया 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, मैंने अपनी गेम के अंदर डेवलपमेंट ये लेके आया। और ये कहाँ से आई? जब मैं CPL खेलने वहाँ गया तो हम अक्सर बात करते हैं कि वेस्ट इंडियंस प्लेयर्स जो हैं उनकी पार हिटिंग बहुत ज़्यादा है। वो नेचुरल नहीं है।
दे डेवलप दैट स्किल्स। और उनकी ठीक है पावर तो होती है उनके अंदर, लेकिन पावर हिटिंग जो आप वो अगर आप देखें तो मैंने देखा वहाँ पे क्रिस गेल को, एवन लुइस को और कुछ और उनके प्लेयर्स मैंने देखे, पोलार्ड हो गए, ये तमाम लोग ये सिक्स मारने की या पावर हिटिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग उसी बॉल को जो सिंगल लेते हैं वो उसी बॉल को सिक्स मारने की प्रैक्टिस करते हैं। तो द मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम। इसी तरह मैंने उनको देखा कि वो लोग अपने नेचुरल जो भी उनके स्किल्स एंड टेक्निक उस पर तो काम करते हैं, लेकिन वो रेंज हिटिंग और पावर हिटिंग के ऊपर 100 150 200 बॉल खेलते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर अपने बॉल्स आप खेलेंगे तो ऑब्वियसली जब मैच के अंदर वो सिचुएशन आएगी तो यू विल हैंडल इट बेटर। तो मैंने जब वापस आया वहाँ से CPL से, तो मैंने अपनी टेक्निक की जो भी मुझे मेरी थी वो जितनी भी है, लोग उसको पसंद तो नहीं करते लेकिन उतनी है जिसके ऊपर मैंने इंटरनेशनल के लिए मैंने 17-18 साल से खेल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मेरी गेम में जो इन्हेंसमेंट आनी है, जो मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक मैंने अपने आप को डेवलप करना है, वो पावर हिटिंग है। बिल्कुल। तो मैंने फिर अपने पिछले तकरीबन 1.5 से 2 सालों में अपनी गेम के अंदर पावर हिटिंग को ले आया। उसकी प्रैक्टिस है जो मैं हर दिन करता हूँ। येस आई डू प्रैक्टिस ऑन माई टेक्निक्स, लेकिन विद द सेम टाइम वाइट बॉल क्रिकेट में पावर हिटिंग ने मुझे इस साल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू द ऑल माई टीम मेट्स, जो मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे साथी हैं, मैं सबको ये बताने की, या जब भी डिस्कशन होती है आपस में बैठ के, हम लोग ऑफ टाइम में जब भी बैठते हैं, तो आई ट्राई टू मेक देम रियलाइज कि दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड इन वाइट बॉल क्रिकेट। अगर हम ये नहीं डेवलप करेंगे स्किल्स तो हम 260-250 के ही रहेंगे एज ए बैटिंग यूनिट। और दुनिया इस वक्त 350 की क्यों बन गई है कि उनके 6-7 बैट्समैन जितने भी खेलने वाले हैं दे हैव अ पावर हिटिंग विद देम। हमारा कोई एक आध प्लेयर होता है और बाकी हम सब लोग एक ग्राफ्टी जोन के अंदर रहते हैं। इसमें बड़ी लंबी मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले मैं आपके कुछ पास पे जाना चाह रहा हूँ। आप सरगोदा से बिलोंग करते हैं और 99 में प्रॉब्ली आपने फर्स्ट क्लास जो शुरू किया, जी मैंने स्टार्ट किया, और एज उस टाइम अप्रोक्सीमेटली आपकी 19 ईयर बनती है। नॉर्मली टेंडेंसी क्या देखी जाती है कि जो यंगस्टर क्रिकेट की तरफ आता है या किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ आता है वो 10, 12, 13 साल में स्टार्ट कर देता है। तो आपको क्या रीज़न थी इतना लेट स्टार्ट करने की, और क्या ऐसी वाइब आई उस टाइम के अंदर, क्यों फैमिली प्रेशर था या क्या रीज़न थी? क्योंकि आपने खुद ही एक दफ़ा शायद बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, कि वो आपको एजुकेशन की तरफ टेंडेंसी थी फैमिली की और आपकी भी थी। तो क्या अप्रोच एकदम से बनी कि 19 साल की एज के अंदर हफीज़ ने सोचा कि मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है? क्योंकि मेरा इसी से रेलेवेंट सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने जितने भी लड़के देखे हैं, क्योंकि हमारा अपना भी आई बिलोंग टू जेलम, तो उधर भी अक्सर जाना होता है या किसी भी मैं लड़के से ऐसे मिलता हूँ, तो उनकी अप्रोच बड़ी लिमिटेड होती है। वो क्या करते हैं कि एक सर्टन अच्छा अपने एरिया से खेल रही है, रीजन से खेल रही है, डिस्ट्रिक्ट की हद तक अप्रोच रखते हैं, वो कभी लार्जर देन लाइफ वाली अप्रोच की तरफ नहीं जाते। तो आप में वो अप्रोच मुझे नज़र आई, और अभी भी जो सबसे बड़ी आपकी यूनिक चीज़ है, जो आपकी मैं करैक्टरिस्टिक्स क्या कह सकते हैं, ट्रेडमार्क आपको बोलना चाहूँगा, एक तो आप बिल्कुल अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं करते, नीचे नहीं गिरने देते। दूसरा, आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, मतलब ऊपर की तरफ रखते हैं अपने आप को। तो उस छोटी एज में कैसे आपने सोचा? आई थिंक इनिशियली जो आपका पहला है सवाल वो ये कि ऑब्वियसली बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे वो चाहते थे और मैं अच्छा भी था क्लास के अंदर। मैं इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा था, सडनली आर्मी कॉलेज से पढ़ते पढ़ते क्योंकि क्रिकेट का शौक बचपन से था, बट आई नेवर वांटेड टू बिकम इंटरनेशनल क्रिकेटर, और मैंने कभी क्लब क्रिकेट खेली नहीं थी। 19 ईयर्स तक मैंने क्लब क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन मैं खेलता था टेप बॉल क्रिकेट, शौकिया, और वो भी लिमिटेड वाली, क्योंकि घर से इजाज़त नहीं मिलती थी ज़्यादा देर तक बाहर रहने की। तो मेरा स्टार्ट वहाँ से हुआ जब मैंने FSC करने के बाद आई वांटेड टू गो टुवर्ड्स इंजीनियरिंग। मेरे दिमाग को एक वो शायद एक अल्लाह की तरफ से एक पॉजिटिव वाइब आई दैट आई शुड ट्राई माई सेल्फ इन द ट्रायल्स, जो कि अंडर 19 के ट्रायल्स थे, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज दे थॉट दैट आई डोंट बिलोंग टू दैम, क्योंकि मैंने कोई क्लब क्रिकेट तो खेली नहीं थी। येस देयर वाज अ टैलेंट, मैंने ट्रायल दिए, ट्रायल में सिलेक्ट हो गया। अच्छा, सिलेक्ट होने के बाद जो सिलेक्टर्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी आपने एक बंदा फ्रॉम नोवेयर सिलेक्ट कर लिया है, ये तो कभी क्लब क्रिकेट इसने खेली नहीं है। तो तब से मेरे दिमाग में एक चैलेंज आया कि यार व्हाई आई कांट डू दैट, आई विल शो यू दैट आई कैन डू दैट। तो वो जब मेरा जो स्टार्ट हुआ सरगोदा से, वो भी एक चैलेंजिंग माइंडसेट के साथ हुआ। तो मैंने फिर उस बेसिस पे मैंने फैमिली से बात की, स्पेशली अम्मी से, उनका बहुत आज जिस मुकाम पे हूँ उनकी दुआओं की वजह से हूँ। इनिशियल स्टेज पर उन्होंने मुझे फेवर दिया, उन्होंने कहा कि आप जो चाहते हैं वो करो, बट डू द बेस्ट। ठीक। तो मुझे फिर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट फ्रॉम दैट डे कि यार एक गरीब आदमी
ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अगर पढ़ना चाहता है, अगर वो पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर रहा है, देन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन मेरे लिए कि मैं इसमें कामयाब ना हूँ। देन आई लेफ्ट ऑल दोज थिंग जो एक 19-20 साल 21 साल 22 साल की उम्र में कोई भी लड़का कर सकता है। मेरे दिमाग में सिर्फ क्रिकेट और बेहतरी आ गई। तो वही लेके मैंने अपना क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया। फेलियर भी आए, सक्सेस भी आई, स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत टफ टाइम देखा, लेकिन आई एम हैप्पी कि ज़िंदगी में अल्लाह मुझे वहाँ पे ले आया, और अल्लाह ने ही उस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरे दिमाग में वो सोच डाली कि आई हैव टू ऑप्ट दिस वन। नंबर 1। नंबर 2, मेरे जूं कैरियर चला, एक चैलेंजिंग माइंडसेट ने ये भी एक्सेप्ट किया कि मुझे विजनरी होके काम करना है। अगर मैं एक छोटे इलाके से हूँ, येस आई स्टार्टेड फ्रॉम सरगोदा विच इज़ नॉट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे तो वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर कराची। और वहाँ के लोगों की अप्रोच बहुत छोटी थी। दे वांटेड टू प्ले दोज स्मॉल गेम्स एंड दे वांटेड टू गो टू लीग क्रिकेट। इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने चले जाए एंड दे थिंक दिस इज डन फॉर देम, दिस इज द कैरियर दे वांटेड टू मेक। मैंने वहाँ से सोचा दैट व्हाई आई कैन नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो मैंने स्ट्रेट अवे बाकी तमाम ऑप्शन बंद कर दी दिमाग से। पॉजिटिवली एक चीज़ सोचने की कोशिश की मैंने कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान खेलना है। अगर मैं वो नहीं खेल सकूँगा, अदर देन दैट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू आई ऑलरेडी हैव सेक्रीफाइस माई स्टडी। ट्रू। तो उसने मुझे पुश दी, उसने मुझे ड्राइव दी। एक गुर्बत जो मेरे साथ थी उसने मुझे ड्राइव किया। बहुत टफ टाइम देखा, बहुत मुश्किलात से मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। वालिदैन जितना भी सपोर्ट कर सकते थे फाइनेंशियली उन्होंने मुझे वो भी किया। एंड देन ऑब्वियसली चीज़ें चलती गई। SNGPL के साथ मुंसलिक होना, वहाँ से एक फाइनेंशियली हेल्प का मेरे साथ अटैच होना, मेरी क्रिकेट की ज़रूरियात जो मेरी पूरी होती और थी। फिर भाई उसमें जब आप टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे तो एक मेरे कुछ प्लेयर से बात हुई, वो कहते हैं कि जी हमें एक पहले जैसे एक आवाज़ आनी शुरू हुई थी कि चंदा एक प्लेयर है, वो चंदा आ रहा है और बड़ी हिटिंग करता है और वो बहुत ज़्यादा मार धाड़ करता है। तो वो चंदा को पिक किसने किया, कैसे सिलेक्शन हुई, और वो ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान टीम में आना कैसे हुआ? ये कि जब मैंने फर्स्ट ईयर मैंने अंडर 19 खेली तो मैंने पाकिस्तान टॉप किया। ठीक। बैटिंग में और बॉलिंग में भी मैंने को 29 विकेट्स लिए। लेकिन जब पाकिस्तान अंडर 19 के सिलेक्शन के लिए मैं आया लाहौर में तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, इवन तो मैं नंबर 1 था। अगर मैं 850 करके इस काबिल नहीं हूँ तो 250 वाला वो खेल रहा था। तो मुझे ये कहा गया कि उनमें मुझ में वो बात नज़र नहीं आई। अच्छा, ओके। मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, आई विल ट्राई टू डेवलप वो वाली बात जो किसी को नज़र नहीं आई। तो इट टुक मी अबाउट 4 years। मैं वापस गया और मैंने पॉजिटिवली उस बात को लिया। आई डिडंट वेंट इनटू द एक तो मैं आपको बताऊं, लाइफ में अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव लेके मेहनत नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। ज़िंदगी में अगर आप नेगेटिव जोन में घुस गए तो एज ए प्रोफेशनल आपकी कामयाबी नहीं है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ से सीखा और मेरे कुछ और सीन मेरे साथ जो खेलने वाले हैं मैंने उनसे भी सीखा। जो टैलेंट का अलापने वाले हैं वो अगर नेगेटिव जोन में चले जाएं तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी एक टैलेंट है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने क्रिकेट को लेके चलते हैं तो ये भी वन ऑफ द टैलेंट है। तो मेरी लाइफ के अंदर जो पॉजिटिव अप्रोच है उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे जब मुझे कहा गया कि इसमें वो बात नज़र नहीं आई, आई वेंट बैक। मैंने 4 साल अपनी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस को इन्हांस किया, उसको हर साल बढ़ाने की कोशिश की। येस इट टुक मी कपल ऑफ ईयर्स टू अंडरस्टैंड कि, लेकिन ये है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो 2003 में यहाँ पे एक पहली रिकग्निशन मुझे जो मिली वो मिली रमज़ान कप हुआ। उसमें तमाम इंटरनेशनल टीम जो थी वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई थी। तो मुझे एक ऑप्शन मिली कि मैं वहाँ पे आके अपने स्किल्स को शो कर सकूँ। तो उसमें मैंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज़ भी, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मैं बना, फाइनल का शायद मैन ऑफ द मैच, कुछ ऐसे मेरे साथ हुआ। तो सिलेक्टर्स ऑलरेडी देख चुके थे कि ये अपकमिंग लड़का जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डर भी अच्छा है, 3 in 1 है। तो और रेपुटेशन मेरी बनी थ्रू मैच रेफरीज एंड एम्पायर्स। और वहाँ से खुद ब खुद होते होते आई थिंक आमिर सुहेल साहब, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब उन्होंने एज ए चीफ सिलेक्टर अपना ओहदा संभाला तो सबसे पहले उन्होंने जो चेंजेस लेके आए टीम में, उसमें उमर गुल भी आया, उसमें मैं भी आया, यासिर हमीद आया। तो काफ़ी लड़के थे जिन्होंने 2003 में डेब्यू किए पाकिस्तान के लिए। तो उनमें एक मैं भी हूँ और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। अभी इनसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी हमने करने हैं, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक। सी यू आफ्टर दैट। जब तक पार हिटिंग आपके अंदर नहीं आएंगे आप पीछे रह जाएंगे बैटिंग में, और आपकी बॉलिंग में जब तक किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं आएगा आप पीछे रह जाएंगे विनिंग कॉज के लिए खेलने के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद हफीज़ से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। आपने जब इवन डेब्यू किया बहुत बड़े बड़े नाम थे, वसीम अकरम,
शुएब अख्तर, वक़ार यूनुस, सईद अनवर, इंज़माम, बड़ी लंबी लिस्ट है। फिर आप हमारे पास एक टेन्योर आता है 2010, 11, 12 से इवन 15 तक भी हम बात कर सकते हैं कि मिसबा थे, शाहिद अफरीदी थे, उमर गुल थे। अब करंट 4-5 ईयर में हमारे पास कोई ऐसी कमोडिटी नहीं आ रही। अगर हम इस करंट टीम के अंदर बात करें, जैसे बाबर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के अंदर है, बट वो इनके अंदर भी वो मैच विनिंग चीज़ नज़र नहीं आती जो आपके एरा के अंदर थी या उस टाइम के अंदर था कि मैच विनर बहुत थे, एक ऐसी प्रोडक्ट बन जाते थे ये लड़के कि उसमें से 4 में से किसी एक ने खड़ा होना और मैच सिंगल हैंडली जिता देना है। अब करंट टीम के अंदर अगर हम इसमें कोई कहने का सेकंड थॉट नहीं है, डाउट नहीं है कि सिर्फ एक ही आप मैच विनर है। 2015 से लेके 20 तक के मैंने स्टैट्स निकाले, पूरी इस पर वर्किंग की, पर्टिकुलरली ओडीआई के अंदर। वो एक तो मैंने ये भी पूछना कि आप ओडीआई क्यों नहीं खेल रहे, तो उसमें मैंने देखा कि 70% पाकिस्तान तब जीता जब आपने स्कोर किया, लेकिन रिकग्निशन मुझे किसी प्लेटफॉर्म के अंदर ये नज़र नहीं आई, इसीलिए मैंने इस पर वर्किंग की। और T20 के अंदर तो अब प्रूव हो चुका है कि सबसे जिस तरह आपने माशाल्लाह परफॉर्म किया है। तो एक तो अपनी अप्रोच का बताइए कि आपकी मैच विनिंग अप्रोच क्या उनको देख के आई या खुद से आपने किया कि मैंने सिर्फ स्कोर नहीं करना, पाकिस्तान को जिताना है। सेकेंडली, अब क्यों नहीं हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहे लड़के? देखिए, काफ़ी लंबे सवाल हैं, काफ़ी मुश्किल है इसके जवाब देना, लेकिन मैं अपनी आपको डेवलपमेंट बताता हूँ कि जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था सरगोदा में और स्पेशली लाहौर के अंदर आके, लाहौर में मेरा जो क्रिकेटिंग क्लब है वो अपोलो क्रिकेट क्लब है। वहाँ पे मलिक सरवर साहब हमारे जो अपोलो क्लब के हेड हैं, उनका उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई थी कि जो भी मैन ऑफ द मैच, लाइक एक जो रिवॉर्ड वो देते थे ना, वो ये था कि आप क्लब लेवल का जब मैच जितवाते थे ना तो आपको 10 रुपये देते थे। अच्छा। तो मेरी डेवलपमेंट ये हुई, इट्स नॉट अबाउट दैट 10 रुपीज़, इट्स अबाउट गेटिंग दैट अवार्ड। तो मैं क्लब लेवल के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं परफॉर्म करता था तो हम मैच जीते थे। ठीक। तो वो डेवलपमेंट ऐसी होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं परफॉर्म करूं टीम हारे, और मेरा इंटेंट कभी भी वो हो ही नहीं सका राइट फ्रॉम द क्लब लेवल कि मैं परफॉर्म करूं टीम हार जाए। इट कैन नॉट हैपन, लाइक मैंने नहीं देखा अनटिल अनलेस कि हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से हम लोग ना जीत सकें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो परसेंटेज है वो मेरी परफॉर्मेंस की विनिंग कॉज के लिए गई है। ठीक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट क्लब लेवल एटीट्यूड इट डेवलप्ड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक हो गया। और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग 2003 में जब मैं ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के गया तो मेरी ये डेवलपमेंट हुई जब मैंने अपने सामने इंजमामुल हक को देखा कि उन्होंने 10,000 रन किए हुए हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान के लिए हासिल की। मैंने मोहम्मद यूसुफ को देखा, हर दूसरे मैच में वो 100 करते थे, 150 करते थे, 200 करते थे और मैन ऑफ द मैच रिसीव करते थे। मैंने शुएब अख्तर को देखा, 5 आउट किए, मैन ऑफ द मैच बन गए। शाहिद अफरीदी को देखा ऑलराउंडर बन के, या अब्दुल रज़ाक को देखा। सो आई स्ट्रेट अवे रिसीव दैट मैसेज इन द ड्रेसिंग रूम कि मोहम्मद हफीज़ साहब, अगर आपने यहाँ पे रहना है, यू नीड टू बी अ मैच विनर, यू नीड टू गेट दीज अवार्ड्स, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द टीम। सो मेरी डेवलपमेंट वो हुई राइट फ्रॉम द क्लब लेवल एंड देन इनटू द ड्रेसिंग रूम। एंड टिल नाउ इफ आई वांटेड टू प्ले, लाइक यस आई प्ले फॉर द प्राइड, बट एट द सेम टाइम मेरा ये होता है कि अगर मैं पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहा हूँ, मेरी मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन क्या है। इफ आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग दैट देन आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई सेल्फ। तो मेरी ये सिंपल थॉट है, सिंपल प्रोसेस है। मैं किसी भी टीम में खेलूं, इफ आई डोंट मेक अ डिफरेंस इन अ पॉजिटिव वे, इफ आई डोंट विन मैचेस फॉर देम, आई फील लाइक इट हफीज साहब यू डूइंग नथिंग, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो अभी लड़कों को सेकंड उसी का क्वेश्चन अपना बता दिया कि अब 4-5 साल से ये इंटेंट किधर गई, रेयर नजर आती है। कई फखर ने स्कोर कर दिया, थोड़ा सा बना, शाहीन शाह एक मैच में किया, 4 में नहीं किया, बाबर स्कोर कर रहे हैं, बट उनके साथ ये विनिंग एसोसिएशन नहीं की जा रही। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हमने अपने ही यंगस्टर्स को बड़ा करना है, हमें करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम डेवलप नहीं कर सके, हम उनकी परफॉर्मेंसेस को भी रेट नहीं करते एट सर्टेन स्टेज। हम माइनस पॉइंट ज़्यादा देखते हैं ना कि पॉजिटिव पॉइंट। देखिए, मैच विनर मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें उनको मज़ीद ग्रूम करना है, बेहतर एक प्रोडक्ट बनानी है जो मैच विन के सिनेरियो में आ जाए। अगर मैं ड्रेसिंग रूम में आ गया हूँ तो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट जो होनी चाहिए वो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। If I'm not bringing these results to the team on a regular basis, I should not be called a match winner. और मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेयरों की डेवलपमेंट देखी है, 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए, एक मैन ऑफ द मैच नहीं है। मैं इसी तरफ आने लगा था, और वो कहते हैं जी हम मैच विनर हैं। टू मी दिस इज नॉट राइट। यस, जो क्राइटेरिया है उसको बदलने की जरूरत है, जो माइंडसेट और जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बदलने की जरूरत है। इफ यू आर नॉट अ मैच विनर, यू आर नॉट विनिंग द गेम फॉर पाकिस्तान ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो भाई यही पूछ रहा हूँ कि 32-33 आपके मैच विनर, आप मैन ऑफ द मैच है। अभी मुझे आप 5 साल में कोई एक प्लेयर भी आप बता दें, आप कह रहे हैं कि टैलेंट है, मैच जितवा सकते हैं,
तो 10 भी नहीं होंगे किसी के, किसी एक के भी नहीं है। नहीं वो ठीक कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, बट दिस इज वे वी नीड टू वर्क ऑन दैट कि हमारा वो टैलेंट जो खेल रहा है उसकी मैच फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रिसेंटली ड्रेसिंग रूम में जब मैं वापस आया 2020 में, तो मैंने बैठे हुए थे सब हम लोग ड्रेसिंग रूम में, तो वहाँ बात हुई और बात ये हो रही थी कि तेरा यो कितना है, तेरा बेंच प्रेस कितना है, तेरा 2 किलोमीटर रन कितना है। लाइक वी वर इनटू दिस जोन रादर देन कि भाई आपके मैन ऑफ द मैच कितने हैं, आपके मैच विनिंग कॉज 100 कितने हैं, आपके मैच विनिंग फाइवर कितने हैं। ठीक। सो वी शुड डिस्कस दिस थिंग्स, क्योंकि ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमने मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना दी तो मेरे 100 का फ़ायदा क्या। मैं हमेशा अपने आप को तब खुश होता हूँ, तब सेटिस्फाई होता हूँ अगर मेरे की भी परफॉर्मेंस के साथ मैच जीता जाए। ठीक है। अच्छा, उसमें ये देखें ना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्लेयर आप जैसा या जो प्रीवियस आपके साथी थे, जो हमने एरा की बात की, उनके अंदर ये सेंस भी थी, उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने, अब अगर ये नहीं लड़के कर पा रहे तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच की नहीं आती? कोच का रोल फिर क्या रह गया इस लेवल पे, और कोचिंग क्या है? नहीं, ऑब्वियसली आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कल्चर। ऐसा नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बंदे पे डाली जाए, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। ठीक बात। इरफान, ऐसा नहीं है कि एक पे देखें, अनफॉर्चुनेट ये है जिसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ, और मुझे अल्लाह ने ये सिखाया और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों में ये भी मेरे अंदर एक क्वालिटी डाली कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक। मैं अपना फेलियर खुद मानता हूँ और अपने फेलियर को खुद ब्लेम करता हूँ अपने आप को। पहले मैं भी इसी जोन में था जो हमारी सोसाइटी डेवलप करती है अनफॉर्चुनेटली, कि जो चंगा हो तो मेरा, जो पैड़ा हो जाए तो दूजे पे पा दो। बिल्कुल। सो यू कैन ईजिली ब्लेम अदर्स कि जी मेरे से अच्छा नहीं हुआ तो मैं दूसरे पे डाल दूँ, बट यू नीड टू लुक इनटू योर ओन सेल्फ कि यार मैंने क्या किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि फेलियर मैं दूसरे पे डाल दूं, कामयाबी खुद ले लूं। तो ये हमारा कल्चर था। मुझे भी ये समझ लेट आके आई, 2007 में मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई इट्स नॉट बाय एनीवन एल्स, इट्स बिकॉज ऑफ मी। सो आई नीड टू ब्रिंग द मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज। जब मैं मैच जितवाऊंगा, मैन ऑफ द मैच बनूंगा, मैन ऑफ द सीरीज बनूंगा, मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता। अभी क्या है, ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी डेवलपमेंट 2 तरह से आनी है। अगर आपका खेलने वाला प्लेयर अगर वो परफॉर्मेंस ही मैच विनिंग जोन वाली नहीं दे रहा, और बताने के लाइक एक सिचुएशन आपके पास आई है और आप मैच विनर नहीं बन पा रहे, तो इट्स यू, इट्स नॉट समवन एल्स। यस, कल्चर डेवलप होना चाहिए, इसको होना चाहिए। विद द सेम टाइम इट्स प्लेयर माइंडसेट कि वो कहाँ अपने आप को लेके जाना चाहता है। ठीक है। अगर वो यहीं पे रहना चाहता है कि मैं अपना 30-40 करके टीम दे विच रहा, इट डजंट वर्क, बिकॉज यू विल नॉट रिकग्नाइज योरसेल्फ एज ए मैच विनर प्लेयर। और अगर आपने लेगेसी ना छोड़ी अपने कैरियर के अंदर, आप अपने पीछे को छोड़ के ना गए कामयाबियां अपने नाम, देखें ना शाहिद अफरीदी का नाम जब आता है तो हम उसको मैच विनर कॉल करते हैं, क्योंकि भाई हकीकत में उसने पाकिस्तान को 40-50 मैच जितवाए हैं, मैन ऑफ द मैच अवार्ड है उसके। ठीक बात। तो कोई उसको कम्पीट कर दे, कोई उस जितना पहुंच जाए तो उसका भी नाम बन जाएगा। ठीक बात। तो जब आप वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएंगे, अब्दुल रज़ाक को लोग क्यों याद करते हैं कि जब भी वो परफॉर्मेंस देते थे मैच जीता जाता था, मोहम्मद यूसुफ मैच जितवा देते थे। सो वी नीड टू ब्रिंग दिस कल्चर इनटू। अच्छा, उसमें एक मैं स्पेसिफिकली इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान से 55 टेस्ट मैचेस खेले, फिर आपने पाकिस्तान 218 ODI और अभी ऑलमोस्ट 99 आपके T20 हो गए, और माशाल्लाह पाकिस्तान के हाईएस्ट रन स्कोरर भी आप शुएब मलिक के साथ बन चुके हैं, और आपने ये 99 जल्दी मैचेस के अंदर वो कर लिया। अच्छा, दूसरा ये है कि 2010 तक मेरा ख्याल है कि सारी टीमें इक्वल थी, 2010-11 तक डिफरेंस आना शुरू हुआ उसके बाद कि सारी क्रिकेटर्स की जो टीम्स थी उनकी अप्रोच चेंज होना शुरू हो गई, वो 300+ 350 पे जाना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टेट ऑफ माइंड ODI के अंदर, मैं वाइट बॉल के अंदर अगर देखूं तो वो ये बना कि हमने 240-50 करना है, और 3-4 ऊपर से आउट हो जाते हैं। मिसबा साहब कैप्टन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ज़्यादा ऑनस उन पर डालूंगा क्योंकि वो कैप्टन की होता है ना, लीडरशिप को फॉलो करते हैं सारे। आप उनका 50-60 स्कोर होता था, आप मोहम्मद हफीज़ ने अंदर स्कोर कर दिया तो पाकिस्तान 300 कर देगा, मोहम्मद हफीज़ या अफरीदी कोई ना चला तो वो 250 रहेगा, 240-50 पाकिस्तान मैच हार गया जी, हाईएस्ट स्कोर किसका है जी, मिसबा का है। तो वो स्टेट ऑफ माइंड ने हमें बाकी क्रिकेट से बहुत नीचे ले आया, और अभी भी ये करंट मैनेजमेंट के अंदर भी आ रहा है। मुझे इस करंट टीम के अंदर आपके अलावा या बाबर के अलावा स्ट्राइक रेट किसी का है ही नहीं है, तो ये किसने ठीक करना है चीज़ें? देखिए, पहले तो आपके सवाल में थोड़ा सा तलखी है, ठीक है, हमारा दिल रोता है जब पाकिस्तान। तो मैं इसका जवाब इसलिए दूंगा कि देखें, हर प्लेयर के खेलने का एक तरीका है, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि उसकी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नंबर 1। यस, यू एब्सोल्युटली राइट कि 2000 स्पेशली 12 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मोड था
जो टीमों ने एक्सेल किया है, हम उससे पीछे रह गए हैं माइंडसेट की वजह से जी। उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। बात यह है कि इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अ वन पर्सन, उसके पीछे भी तो पूरी डेवलपमेंट के लोग बैठे हुए थे। ठीक, वो उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को समझा, क्यों नहीं सेंस उनको आई कि यार हमें अगर आगे जाना है तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है। वो भी उसी के साथ चलते गए। तो बहुत सी चीज़ों को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा सकते हैं, नॉट ऑन वन पर्टिकुलर। मैं आपको रोकने लगा इसी पॉइंट पे। आप पाकिस्तान के कैप्टन बनते हैं, मैं कैप्टन के ऑनर्स क्यों डाल रहा हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल रहा हूँ। अब बनते हैं, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में हारता है, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हारता है, आप रिटायरमेंट दे देते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई कैप्टन खुद रिटायरमेंट नहीं देता। आपने कैप्टनसी छोड़ दी क्योंकि आपने सोचा मैं इधर रखना चाह रहा हूँ, वो चीज़ डिलीवर नहीं हो सकी होगी आपके माइंड में। डेफिनेटली आप खुद बताएं, आपने रिटायरमेंट ले ली कैप्टनसी से कि मैं छोड़ रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान में छोड़ता कोई नहीं, कोई भी सीट मिल जाए तो कैप्टनसी तो छोड़ता ही कोई नहीं ना। तो आपने छोड़ दी, इन्होंने नहीं छोड़ी, तो किस तरह ब्लेम नहीं इन पे बनता? देखिए, मेरे छोड़ने की वजूहात और थी। मैंने जहाँ से टीम को उठाया, 9वें नंबर की टीम थी रैंकिंग के अंदर, हम नंबर 1 पॉइंट से हम लोग नंबर 2 थे जी। ऐसा ही है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त का जो बोर्ड था वो उनकी नज़र में मैं अच्छा इंसान नहीं था, उनकी नज़र में मैं बेहतर लीडर नहीं था, क्योंकि मैं सवाल करता था। ठीक है, क्योंकि मैं गलत बात के ऊपर अपना हाथ खड़ा करता था, तो उनको वो नहीं चाहिए था, उनको कोई यस मैन चाहिए होगा। तो जो भी उन्होंने किया, मुझे फोर्स किया गया कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरी ये थी कि मैं क्योंकि परफॉर्मर हूँ, मैं परफॉर्मेंस बेस खेलता हूँ, ना तो मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना मैं किसी PR के चक्करों में खेलता हूँ, और ना ही मुझे ये काम आते हैं। सो मैंने उस सारी चीज़ों को समझते हुए कि अगर मुझसे को बेहतर आ सकता है तो भैया आप उसको लें, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आपको नहीं मैं पसंद तो मैं चेंज हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो परफॉर्मर हूँ, मैं तो उस बेस पे खेलता नहीं हूँ कि मैं टॉस करूँगा तो खेलूंगा, जब टॉस खत्म हो जाएगा तो मेरी क्रिकेट खत्म। तो मैं तो वैसा हूँ नहीं। ऐसा ही है। हुआ ये कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं हो सका, लेकिन हम वाइट बॉल क्रिकेट में फॉर श्योर हम लोग पीछे रह गए, और अभी भी हम लोग कैचअप पोजीशन में हैं। अभी भी हम लोग इवन 2020 के अंदर भी दुनिया जिस मोड में खेल रही है, अनफॉर्चुनेटली हम अभी पीछे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर काम होगा, हमारा माइंडसेट बदलेगा, हम लोग मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, आपको जब तक पावर हिटिंग आपके अंदर नहीं आएंगे, आप पीछे रह जाएंगे बैटिंग में, और आपकी बॉलिंग में जब तक किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं आएगा, आप पीछे रह जाएंगे विनिंग कॉज के लिए खेलने के लिए। यही 2 चीज़ें हैं कि हम बॉलिंग के अंदर वो जो हमारा एक लीथल अप्रोच थी एज ए बॉलिंग यूनिट, हम उसमें थोड़ा पीछे आ गए हैं बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। स्किल सभी के एक जैसे होते हैं, इट्स ओनली द माइंडसेट एंड द एटीट्यूड व्हिच टेक्स यू टू द डिफरेंट लेवल। बिल्कुल इसी तरह बैटिंग के अंदर अगर हम लोग उसी टेक्निक के ऊपर खेलते रहेंगे कि जी मेरा 70 गेंदा थे 50 हो जावे, तो मैं बाद चो कैचअप कर लूंगा, इट डजंट वर्क नाउ डेज। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मॉडर्न क्रिकेट में चले जाएं, जो बेस्ट टीम्स आपको दुनिया में नजर आएंगी, उनके क्रिकेटर्स की जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो डिफरेंट है, उनमें तमाम में पावर हिटिंग है। इसी तरह उनके जो बॉलर्स हैं उनमें लीथल इंस्टिंक्ट है कि दे वांटेड टू गेट यू आउट। ऐसे ही है अटैकिंग। वो ये नहीं करते कि जी मैं पहले मेरे 4 ओवर जनाब मनु 15 होया है। It doesn't work if you don't take wicket. तो they will attack you later on. तो मसला ये है कि हमने ये समझना है कि दोनों चीज़ों की डेवलपमेंट पे काम होने वाला है। आई एम श्योर कि मिसबा इसके ऊपर काम करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, बहुत सा क्रिटिसिज्म हो रहा है मैनेजमेंट के ऊपर, बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनको ब्लेम किया जा रहा है। आई बिलीव सॉरी फॉर देम, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैंने 17 से 18 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट खेलते हुए, मैंने बहुत सी मैनेजमेंट्स देखी जिनके अंडर मैंने खेला। इस मैनेजमेंट की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ उन्होंने मुझे और बाकी तमाम ड्रेसिंग रूम को दी, वो एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला गया, कभी किसी को गलत हरकत गलत वे में उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, एम्पावरमेंट मिली। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन के अंदर 200 बॉल खेलने हैं, दे आर रेडी टू गिव यू 200 बॉल्स। अगर आपने 20 खेलने हैं, दे विल गिव यू द सेम। अगर आप एज ए बॉलर मैं करना चाहता हूँ जी मैंने 20 ओवर करने हैं, आप 20 ओवर कर लें। आप 4 करना चाहते हैं, आप 4 कर लें। तो टोटल एम्पावरमेंट दी और पूरा पुश किया, हमें पूरा कॉन्फिडेंस दिया। अब उसके बगैर उसके बाद अगर मैं परफॉर्म ना करूँ और मैं ब्लेम करूं दूसरों को, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट दैट। जी नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हुआ है, स्टे विद अस। टैलेंट 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 का एक ऐसा गाना है जो आप जिससे मर्जी सुन ले वो यही सुनाएगा। तो पाकिस्तान से टैलेंट बड़ा है, और भाई टैलेंट डजंट परफॉर्म एट इंटरनेशनल स्टेज। मेरी ज़िंदगी में एक कमी है
कि इतना कैरियर खेलने के बाद मैं किसी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अभी गुफ्तगू कुछ मजीद आगे बढ़ाते हैं। अभी पाकिस्तान किसी भी सीरीज़ के अंदर पहला मैच जब हारता तो उसके बाद खड़ा नहीं हो पाता। अभी जैसे इंडिया का कमबैक हम देखते हैं, वो सीरीज जीत चुके हैं। देखिए आप अभी मैं आपको बताऊं, आप जरूर बात करेंगे जी इंडिया यहाँ पहुंच गया, बट आप उनकी डेवलपमेंट देखें। हमारा यहाँ पे बंदा पाकिस्तान की टीम में आकर सीख रहा है, वो निचले जो बंदे जहाँ पे डेवलपमेंट होनी है वो क्या कर रहे हैं? दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने फर्स्ट क्लास लेवल, क्लब लेवल और जो ग्रेड 2 ग्रेड 1 जो भी हमारी खेल रही है, वहाँ की प्रोडक्ट जब ऊपर जाएगी, आप प्रोडक्ट गलत बना रहे हैं। इट्स नॉट द टैलेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करेगा, इट्स अ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट बनानी है। हम अभी भी अनफॉर्चुनेटली टैलेंट का एक ऐसा गाना है जो आप जिससे मर्जी सुन ले वो यही सुनाएगा। और पाकिस्तान से टैलेंट बड़ा है, और भाई टैलेंट डजंट परफॉर्म एट इंटरनेशनल स्टेज, इट्स अ प्रोडक्ट। जब आपकी प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट सिर्फ क्रिकेट और लाइक बॉलिंग और बैटिंग के टैलेंट के ऊपर बेस नहीं करती। जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रिजिलियंट होना, उसके अंदर गेम अवेयरनेस होना, उसके अंदर मैच विनिंग एटीट्यूड होना, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो हम मिसिंग पार्ट है हमारा। तो हमें बेसिकली मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान की आने वाली जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो प्रोडक्ट की शक्ल में जब तक नहीं बनते उनको वो स्टेज ना मिले, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन जाएं देन दे शुड गेट द स्टेज। इसीलिए हम लोग वो जो गैप की बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में गैप है, वो इसीलिए है कि हम ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस है वो डेवलप नहीं कर सके, उसके स्टैंडर्ड्स नहीं है जी। उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होगी, हमारा क्लब क्रिकेट बंद होगी, हमारा स्कूल क्रिकेट बंद होगी, कॉलेज क्रिकेट बंद होगी, रीजनल क्रिकेट बंद होगी। इस पे आप यू वर द ओनली वन अगेन जो हमेशा से दिलेरी दिखाते हैं। आपने पीएम साहब को अप्रोच किया, उन्होंने आपको इनवाइट किया, आपकी बात सुनी। एक तो उस मीटिंग का भी आपसे खुद जानना चाहेंगे क्या बात हुई। उन्होंने ओबियसली माना नहीं, लेकिन उसका बताइएगा। दूसरा ये है कि उसके बाद अभी 192 लड़के पीसीबी के एम्बिट के अंदर आ चुके हैं, बाकी 500-600 लड़का जॉबलेस हो चुका है, कोई उबर चला रहा है, कोई दूसरे काम कर रहा है, कोई उसका बताइए प्रेशर कितना है। तीसरा इससे रेलिवेंट ये है जो आजकल मीडिया में भी उसके बाद बड़ी एक खबर आई कि उसी मीटिंग के बाद अजहर अली को हटा दिया गया, फिर मिसबाह भी शायद इसी तरह उनसे आज़ास्ता ओहदे लिए जा रहे हैं, और ये भी आपके हवाले से भी कुछ क्रिटिक्स बात करते हैं कि अब अगली बारी मोहम्मद हफीज़ की है। तो इन तीनों चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मीटिंग का बताइए जो आपने अप्रोच किया खान साहब को। देखिए, पहले तो जो एक अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वर्ड इस्तेमाल किया, जॉबलेस होना, टू मी दिस इज़ नॉट राइट। इट्स बेसिकली द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट्स नॉट द जॉब। मैं क्रिकेटर हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही किसी भी स्टेज के ऊपर, मैं जिस स्टेज का भी प्लेयर हूँ, मैं क्लब लेवल का हूँ, नंबर 1 हूँ, 2, 3 हूँ, 10 तक पहुँचने के लिए जितने भी स्टेजेस हैं, अगर मैं 5 पे खड़ा हूँ तो मेरे पास 5 से 6 जाने का मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई स्टेज नहीं है। तो हम बेसिकली हुआ ये कि जब ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया या ये डेवलपमेंट आई कि जी ये चेंज होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ये कतई नहीं कहता कि मैं एसोसिएशन या अपने रीजन की प्रोडक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेरे डिपार्टमेंट ने की। ठीक है। और पाकिस्तान का अपना एक फ्लेयर है, फॉर गॉड सेक वी नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट कि जी असी ऑस्ट्रेलियन बन जाइए, असी इंग्लैंड की तरह खेलना शुरू कर दिए, देन इट विल वर्क। अरे भाई, पाकिस्तान का भी तो कोई फ्लेयर है, पाकिस्तान के अपने भी खेलने के कोई उसके कोई ना कोई अच्छी चीज़ें होंगी जिससे उसने 92 का वर्ल्ड कप जीता, जिससे उसने 90s के जो बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए। इसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप हम लोगों ने T20 में जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी फ्लेयर के साथ भी तो हमने जीती, ऐसे ही हम उसको भूल रहे हैं। तो वो ना हो जाए कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया, वो ना हो जाए। तो हुआ ये कि जब मेरे दिल में ये बात थी और मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया, अपने ज़मीर को जस्टिफाई किया कि यार अगर मैं ये रेस कर सकता हूँ पॉइंट, तो मैं अपने आप को रोकूँ ना। और इसी तरह मैंने अपनी क्रिकेट खेली है कि अगर को मुझे लगा कि सही बात है मैं उस पर खड़ा रहूँ, और अगर को लगा गलत बात है तो मैं उसके खिलाफ बोलता रहा। मैं पीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और मैं अज़हर और मिसबा का उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस नोबल कॉज में वो मेरे साथ चले। हमने वो मीटिंग अरेंज की और मकसद पॉजिटिव ये था कि हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकें। और इमरान खान साहब हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट में उनसे बेहतर
नॉलेज या उनसे बेहतर समझ किसी की नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक बात। हम उनके पास गए कि हम उनको इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ बता सकें, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान भाई पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं। सही। ठीक है, यस उनके अपने एक्सपीरियंस जरूर हुए होंगे, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी। ठीक। तो हमने ये सोचा कि हम उन तक वो पहुंचा दें, बाकी फैसला उनका चलेगा, जो वो चाहेंगे होना तो वही है। और उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की, हमें टाइम दिया, हमारी सारी बात सुनी, और उस एजेंडा सिर्फ ये था, ये नहीं था कि जॉबलेस होना कोई इशू है। टू मी द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प causing players to deprive from cricket, बिकॉज क्रिकेट इंस्पिरेशन के साथ खेली जाएगी, हमने इंस्पायर करना है, हमने डिप्राइव नहीं करना। ठीक। और मुझे कोई इतराज नहीं था कि डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, भाई कर दो, लेकिन उसको अल्टरनेट तो रेडी करो। दोनों को पैरेलल भी तो चलाया जा सकता है, जब तक we are not एब्सोल्युटली, मेरा हमारा पॉइंट ये था कि हाँ। जब तक आपकी सोच के मुताबिक की अल्टरनेट रेडी नहीं होता, तब तक जो चीजें चल रही हैं उसको पॉजिटिवली रेज किया जाए, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ा दी जाए, उनको मजीद रिस्पॉन्सिबल किया जाए, और जब आपका अल्टरनेट रेडी हो जाए आप उसके बाद खत्म कर दें। हम दोनों चला भी रहे थे, हमारा पीएसएल में चल रहा है, T20 कप में तो वो हुआ ये कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट या पाकिस्तान के कोई भी लेजिटिमेट क्रिकेट निचले लेवल पे हो रही है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर नहीं हो रहा। 2 साल कोई स्टेज नहीं है। अब एक बंदा स्टेज 8 पे खड़ा हुआ है, उसने 10 पे फर्स्ट क्लास खेलनी है, वो 8 वाला भी 0 पे खड़ा हुआ है, 3 वाला भी 0 पे खड़ा हुआ है, एंड दे डू नॉट हैव एनी स्टेज वे दे गो एंड परफॉर्म एंड प्रूव देमसेल्व्स कि मैं स्टेज के अपग्रेड हो चुका हूँ। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो जब तक वो डेवलपमेंट नहीं होगी, 2 साल हो गए, 2 साल से कोई ऐसा टूर्नामेंट मुझे बता दें जो हुआ हो। ऐसा ही तो अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 साल का गैप है, हम इसको किसी भी तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर ले सकते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, कोविड आ गया, बट अगर हम ये प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये 2 साल की ये जो क्रिकेट की से जो प्लेयरों का डिप्राइव हो जाना है या को स्टेज ना मिलना है, इट विल कॉस्ट पाकिस्तान क्रिकेट इन फ्यूचर, आई एम श्योर। मुझे लगता है कि ज़रूर इसके ऊपर काम होना चाहिए। पीएम साहब ने उस वक्त ये बोला कि जी जो नया सिस्टम आ रहा है, उन्होंने हमें ये एश्योरिटी दी कि नया सिस्टम विल नॉट कॉज द इश्यूज़, विल हैंडल ऑल द इश्यूज़ जो आप डिस्कस कर रहे हैं, कैटर करेगा मोस्टली प्लेयरों को, डेवलपमेंट होगी प्लेयर्स की, लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक। अभी तक उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे सामने तो नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी है, 2 साल गुजर गए, जल्दी से जल्दी अगर ऑल्टरनेट रेडी है तो वो लेके आया जाए, क्योंकि अभी जो 192 प्लेयर्स खेल रहे हैं वो पिछले प्रोडक्ट की जो भी सिस्टम था उसकी प्रोडक्ट है। ठीक। लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए निचली प्रोडक्ट ऊपर आने का कोई स्टेज या कोई तरीका नहीं है। तो ये है ना कि जो आपको ये लड़के जो ऑलरेडी लॉट के अंदर अवेलेबल है ये सर्व कर जाएंगे, आगे लड़के खेलेंगे कोई नहीं। अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आपकी परफॉर्मेंस, हमने स्टैट्स भी डिस्कस कर लिए, सारा कुछ कर दिया। एक तो ओडीआई क्रिकेट नहीं आप खेल रहे या खिलाया नहीं जा रहा आपकी? नहीं, मैं तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ, मुझे नहीं खिलाया जा रहा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके साथ मुझे T20 मिला, वनडे नहीं मिला। अच्छा, आप जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के, तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा जाता। अब आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या 220 जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उस तक सोच रहे हैं, या जब तक आप समझते हैं कि आप फिट हैं, आप पाकिस्तान को सर्व करेंगे दोनों फॉर्मेट में? हुआ ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला है। मैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कंसिडर करना है, ये एक ऑनर है। पाकिस्तान के लिए खेलना एक प्राइड फील है, बड़ा ऑनर जी, सबसे बड़ा। मेरी ज़िंदगी में 2003 में भी वही फीलिंग थी जो 2021 में है कि जब मैं पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, आई फील फॉर द प्राइड, आई प्ले फॉर द प्राइड, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक। अभी भी मैं जो खेल रहा हूँ या जो मेरी सबसे नंबर 1 इंस्पिरेशन है खेलने की, या जो मुझे ड्राइव करता है, वो पाकिस्तान की जर्सी ऑन करना। अदर देन दैट कुछ भी नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक कमी है कि इतना कैरियर खेलने के बाद मैं किसी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सका। तो मैं चाहता हूँ, दुआ है अल्लाह से कि मैं किसी तरीके से कोई भी पिछले जितने भी 6, 7, 8 जितने भी मेरी अपीयरेंस हुई वर्ल्ड कप में, हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे, हार गए, सेमीफाइनल तक पहुँचे, हार गए, नहीं खेल सके, तो हम फाइनल खेल के जीत नहीं सके। यस, एक जीता पाकिस्तान ने 2009 में, उसमें मैं उस टीम का हिस्सा नहीं था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए सर्विसेज ऑन रखूँ, और कोशिश ये है कि अगर इस साल में ये वर्ल्ड कप होता है तो मैं उसमें पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दूँ, पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट जीतूँ। और वो जो एक छोटी सी कमी रह गई है अपने कैरियर में, जो मुझे रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कैरियर में उस ख्वाहिश को, उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकूँ। बस उसके लिए खेल रहा हूँ, और चाहता हूँ कि मैं तब तक अपने आप को हर दिन पुश करता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ,
और जो भी कमी कोताहियाँ रह जाती हैं जो लोगों के कहने के मुताबिक, उनको भूल के पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपना वर्कआउट करता हूँ और सोचता हूँ कि जब भी वो मौका आएगा मैं उसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा करूं और पाकिस्तान को वो वर्ल्ड कप जितवा सकूं। जी हफीज़ भाई, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये आपकी जो ख्वाहिश है इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए, वो पूरी हो और आप पाकिस्तान को इसी तरह ही सर्व करें और ये एक वर्ल्ड कप वाला जो लास्ट एक विश है पूरी हो। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होती रहेगी। थैंक यू। मोहम्मद हफीज़ की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।